अगर नूपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, अगर आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को जिन्होंने इस तरह की बदतमीजियां की हैं जिससे भारत का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इतना बड़ा, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो देश के लिए तो हो रहा है, खतरा तो देश के लिए है ना। इससे देश को बर्बाद कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं आरएसएस वाले, जो हमारे एनआरआईज वहां जाके नौकरी कर रहे हैं। अगर उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, जिसकी कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, एक तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी ऑब्वियसली, और दूसरा जो पैसे आ रहे हैं वो भी जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद प्राचा जी। तो इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिस तरीके से नूपुर शर्मा का मुद्दा, जो एक छोटा सा मुद्दा बनते बनते इतना बड़ा हो गया कि इसमें 58 देश जो इस्लामिक देश हैं उनको भी कूदना पड़ा है, यूएन तक पहुंच गया है मामला, और ये देश को ऐसा लग रहा है कि बदनामी की ओर ले जा रहा है। क्या लग रहा है, पार्टी से निष्कासित कर दी गई है लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से सस्पेंड किया है, निष्कासित वो जिंदल साहब को किया है जी। 6 साल के लिए इन्हें सिर्फ इन्हें सस्पेंड किया है। बट उसके तुरंत बाद अगर आप देखेंगी तो ऑप इंडिया में भी और सोशल मीडिया चैनल्स पे भी उनका एक बयान साफ साफ आया। वो ये है कि फडणवीस जो है एक्स सीएम महाराष्ट्र के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला बेटा हम सब तेरे साथ हैं, यू डोंट वरी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पीएम का ऑफिस, होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब का ऑफिस मेरे साथ है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। दे आर रैलिंग बिहाइंड मी। ये उनकी स्टेटमेंट है, खुद की मैंने वीडियो में भी देखी है, और नूपुर शर्मा साहिबा की। तो इससे एक चीज़ तो ये साफ हो जाती है कि ये कोई, उन्होंने अपने आप, उनसे कोई जबान भी नहीं फिसली थी उनकी, और कोई उन्होंने गलती से भी ये बात नहीं कही है, बल्कि एक पार्टी की डिसिप्लिन सोल्जर की हैसियत से उन्होंने ये बात, जो कि पार्टी के निर्देश थे उन्हें जो कहने के, वो उन्होंने कही है। ये तो हो गई छोटी बात। अब इसके पीछे हम बड़ी जो साजिश है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी दिन से चल रही है। मैं इस बात को बहुत बार बार कह चुका हूँ कि आरएसएस और जो इजरायली ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को कमज़ोर करके चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। नूपुर शर्मा साहिबा का एग्जाम्पल एक उसी कड़ी में फाइनल स्ट्रॉ है जिसे कहते हैं। उससे पहले बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के बहुत सारे सिस्टर कंसर्न्स इस तरह की बातें जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके बारे में कह चुके हैं, आपने देखा है। इससे ऑब्वियसली 58-57 देश तो ओआईसी के ही हैं, और पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं। जी हाँ। तो ये सब उनको नाराजगी, उनको नाराज करने के लिए पूरी साजिश आरएसएस कर रही है। और अब इसका फायदा किसका होगा अगर ये लोग नाराज होंगे तो? जैसे अभी 57 कंट्रियां हैं, उनसे आप जरा ध्यान से सोचिए कि ये कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? इराक, ईरान और सऊदी अरब से आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ जो हमारे एनआरआईज काम कर रहे हैं इन्हीं गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका से इतना फॉरेन रेमिटेंस नहीं आता है, 60% फॉरेन रेमिटेंस इन कंट्रीज से आता है। और उसको कौन कर रहे हैं? हमारे SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज़ के लोग रेमिटेंस इस रीजन से ला रहे हैं। तो इसको नाराज करना था उन कंट्रीज को। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो भी इन्हीं कंट्रीज में इतनी सारी जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट हो रहा है। तो जब इनके सारी कोशिशें फेल हो गई चाइना और पाकिस्तान को मदद करने की, तो इन्होंने डायरेक्ट अपने पार्टी के ऑफिस बेयर से कराया कि अब तो नाराज होंगे वो लोग, कि अब तो हमारी गवर्नमेंट का ही ओपन स्टैंड ये हो गया है, बीजेपी की गवर्नमेंट का। तो अब इसका फायदा किसको होगा? पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की जो हमें अच्छी टर्म्स मिलती हैं अभी इन कंट्रीज से, वो ख़राब होंगी तो हमारी इकोनॉमी पे महंगाई और बढ़ेगी और इकोनॉमी ख़राब होगी। जो हमारे एनआरआईज वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिसकी कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, तो एक तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी ऑब्वियसली, और दूसरा जो पैसे आ रहे हैं वो भी जाएंगे। लेकिन वो जो जगहें खाली होंगी वो कहाँ के लोग जाएंगे? चाइना के और पाकिस्तान के। तो वहाँ की कंट्रीज को नौकरियाँ मिलेंगी, पाकिस्तानियों को भी और चाइनीज लोगों को भी, जो जगहें हमारी खाली की जाएंगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं, वो बैन हो रहे हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े जो जिसको
ये जो वहाँ पे स्टोर्स हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे जी हैं, हाँ। तो उसकी जगह पे कहाँ के प्रोडक्ट्स जाएंगे? चाइना के। तो इतनी बड़ी साजिश हमारे देश में हो रही है, और इस पे और उसके लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो देश के लिए तो हो रहा है, खतरा तो देश के लिए है ना इससे। देश को बर्बाद कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं ये आरएसएस वाले। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हाँ हमारा पैसा कमा के चाइनीज आर्मीज जी देखिए हमारी 1000 किलोमीटर जगह खा गए। इस पर्सपेक्टिव में ही इस चीज़ को देखना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का इशू ही नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। ज़्यादातर जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो तो यहाँ से पैसे चुरा के आप बैंकों के लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, आपको सबको पता ही है। जिसका भी नाम उठा के देख लीजिए, जो बैंकों से पैसा चुरा के भागा है वो सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो ये बड़ी साजिश हो रही है, तो इसको हमें रोकना है। किसको रोकना है हमें? और रोकने वाले कौन हो सकते हैं? जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो नहीं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मैंने अभी उसका लेटेस्ट एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं आपको कि मनुवादी किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीयों को और भारत के ओरिजिन के लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। अभी एक गुप्ता परिवार है जी जो अभी दुबई से अरेस्ट हुए हैं कल परसों। ये गुप्ता परिवार कौन है? सहारनपुर से आते हैं। ये साउथ अमेरिका में गए, साउथ अफ्रीका में गए और वहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरीके से लूट लिया। वहाँ के जेकब जुमा नाम के एक प्रेसिडेंट के साथ मिलके इतनी करप्शन फैला दी कि वहाँ पे ये हालत हो गई कि जेकब जुमा को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जो भारतीय यहाँ से गए हुए थे वहाँ पे, उनको घरों से लोगों ने निकाल के मारा। ना सिर्फ अभी के गए हुए लोगों को जो नौकरी करने गए थे, बल्कि जो सैकड़ों साल पहले से गए हुए थे भारतीय, उनको भी घरों से निकाल के मारा, उनकी प्रॉपर्टीज तक जला दी। किस वजह से? एक इस गुप्ता परिवार की वजह से। वो कौन है? मनुवादी मानसिकता के लोग। तो ये पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। मनुवादी मानसिकता जो है वो हर जगह जाके लूट खसोट मचा रही है। तो एक तो मैं अब गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी भी एनआरआई लोगों से कोई भी अपील नहीं की, और कभी भी विदेशों में जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे कोई भी अपील नहीं की, ना वहाँ के लोगों से कोई भी अपील की। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं जो हैं 92.5% हैं देश में। मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो बचे हुए 7.5% हैं। उसमें से भी कुछ लोग ईमानदार होते हैं, तो वो भी माना जाए कि 1-8% वो भी ईमानदार हैं। तो 6-6.5% ही मनुवादी मानसिकता के लोग देश में हैं। तो हमारा देश जो है ना वो अम्बेडकरवादी देश है। हमारा देश जो है हमारे संविधानवादी देश है, मनुस्मृतिवादी देश नहीं है। मनुस्मृति के मानने वाले और मनुवादी हमारा देश नहीं है। तो बाहर की कंट्री के लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप भारत के लिए कोई भी अपना विचार बनाएं या कोई भी बुरी बात सोचें तो वो कृपया करके मत सोचें, क्योंकि यहाँ के 92-93% लोग उस मानसिकता के नहीं हैं जो बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता है। देश ये भी कह रहे हैं कि भारत को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की थी, तो लोगों का ये मानना है कि पूरा भारत क्यों माफी मांगे। नहीं, वो सही बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। भारत के बारे में ही मैं, बाहर के लोगों को तो देखो पता नहीं होता ना। हाँ। वो तो सबको ही हिंदू समझते हैं। हाँ। लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटीज तो ये मनुवादी मानसिकता उन्हें तो शूद्र या अवर्ण समझती है। तो उनको तो अपने बराबर समझते ही नहीं ना वो। और चोर, बदमाश, लुटेरे, बेईमान कौन है? यही 6% लोग जो बेईमान है। तो भारत ये नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ कि भारत के लोग तो वैसे ही हैं जैसे बाहर के शरीफ लोग होते हैं, और हम दोनों में आपस में दोस्ती है। सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से भारत की आज से नहीं, सैकड़ों सालों से दोस्ती है। तो हम लोग आपस में दोस्त हैं। ये बेईमान लोग कुछ आ गए, हम लोग इनको इनकी सही जगह जेलों में पहुंचाएंगे। आप लोग फिक्र ना करें, भारत से अपना मन खराब ना करें। भारतीय लोग जो हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज और महिलाएं जो हैं यहाँ की, वो बहुत ही शरीफ अच्छे लोग होते हैं। अपना मन इन लोगों की वजह से खराब ना करें, हम इन लोगों को खुद सजा देंगे। हाँ, लेकिन अच्छा, जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग उठी थी, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, हालांकि सुरक्षा अलग से प्रदान कर दी गई है उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से। नुपुर शर्मा को कि धमकी भरे कॉल आ रहे हैं उनको जान से। देखिए, मैसेज क्या पहुंचाना है बाहर? हाँ। कि भारत की सरकार हाँ। इस काम में जो प्रॉफेट मोहम्मद के साथ बदतमीजी की है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हाँ। तो भारत की जो
मैसेज यही देना है कि भले ही हम मुंह दिखाई के लिए कर रहे हैं पर अंदर से हम नूपुर शर्मा के साथ हैं, ये मैसेज देना है, तभी तो चाइना और पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर नूपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, अगर आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को जिन्होंने इस तरह की बदतमीजियां की हैं जिससे भारत का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इतना बड़ा, अगर उनको सही धाराओं में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी घटना है ये, इससे अगर आप सेक्शन 15 देखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि यूपा जो है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी गतिविधि जिससे भारत की इकोनॉमी को नुकसान होता है बहुत बड़ा, तो वो आतंकवाद की घटना है। तो नूपुर शर्मा और ये आरएसएस के जितने भी लोग हैं जो इस प्रकार की कार्रवाइयां करते हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि SC/STs के खिलाफ भी, ओबीसी के खिलाफ भी, ये आतंकवाद की घटना है, क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती है, देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है और देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी है वो कम होती है। ये है आतंकवाद की घटना। तो ये मैसेज यही दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही करेंगे, यही काम करेंगे, आप लोग भारत से नाराज हो जाओ। ये तो नाराज करने के लिए एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर ये नूपुर शर्मा और ये जो इनके 20-25 लोग हैं उनको अरेस्ट कर लें प्रॉपर धाराओं में, UAPA में या किसी में, तो वो लोगों का गुस्सा और नाराजगी जो कि आज जायज लगती है वो दूर हो जाएगी। फिर चाइना और पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। तो आरएसएस का तो मेन एम ही चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना है, अपने देश की इकोनॉमी खराब करके। तो अपने देश के लिए क्यों आरएसएस ऐसा करेगी? बल्कि आरएसएस और स्वयं सेवक संघ है, देश की सेवा में लगी है, वही क्यों अपनी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए सब प्लानिंग कर सकती है? देखिए, आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन है, आप लोग थोड़ा एक रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये क्रिमिनल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल नहीं करेगी। कितने गुजराती चाइनीज कंपनीज में डायरेक्टर है, पहले ये आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, आपको सब कहानी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि देश का पैसा लूट कर चाइनीज कंपनीज को, और चाइनीज कंपनी भी कौन सी कंपनियां, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ्रंट कंपनीज हैं और जो वहाँ की पीपल्स लिबरेशन और आर्मी की फ्रंट कंपनीज हैं, उन कंपनीज में ज्यादातर में गुजराती मनुवादी मानसिकता के लोग डायरेक्टर्स हैं, उनके शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं। तो ये देश का पैसा लूट के बाहर ले जाने वाले यही लोग आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? अब देखने के लिए तो अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हम देशभक्त हैं और हम बड़े वफादार हैं देश के और बहुत ईमानदार हैं, तो लोग इनको घरों से निकाल के इनके मुंह काले नहीं करेंगे। अच्छा, मामला इतना बढ़ गया है कि उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया गया है। कानपुर पे जो पत्थरबाजी हुई उस पर कार्रवाई हो रही, साथ ही अलकायदा की तरफ से बड़ी धमकी आई है कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात को जो है उड़ा सकते हैं। देखिए, अलकायदा और ये जितने भी संगठन हैं ये सब आरएसएस जैसे ही संगठन है, और हो सकता है इनके साथ भी इनके कोई तार जुड़े हुए हैं। ISI के से तो जुड़े हुए ही हैं आरएसएस के ताल्लुकात, इसमें तो कोई मुझे शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। हेमंत करकरे साहब ने इसी बात की इन्वेस्टिगेशन की थी और साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर पे भी यही इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान की ISI से टच में रह के इजराइल और नेपाल की जो वहाँ पे संगठन है उनसे मिलके भारत की आर्मी को हराएंगी और यहाँ पे आर्यव्रत नाम का देश बनाएंगी। यही इल्ज़ाम तो है उन पे। अच्छा। तो ये लोग तो इन ताकतों से मिले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, चाहे वो अलकायदा हो या ISIS हो, कोई भी हो, वो अगर इस प्रकार की बात करता है कि हम वायलेंस करेंगे, मारपीट करेंगे या बम ब्लास्ट करेंगे, वो इस्लाम का दुश्मन है, हम लोगों के खिलाफ है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो और वो आरएसएस का काम कर रहा है। ये जितने भी संगठन हैं ये आरएसएस जैसे संगठनों के साथी ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ताकत प्राप्त करते हैं। एक तरफ की नफरत वो और दूसरी तरफ की नफरत वो, और दोनों जब नफरतें कट्टरपंथ जो फैलाते हैं उससे फायदा दोनों को ही होता है। तो इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तो मैं बता रहा हूँ साफ साफ के लश्कर तैयबा हो या कोई भी, अभी कौन सा संगठन बताया हमने, अलकायदा हो, ये सब इजरायली ज़ायनिस्ट फोर्सेस के टच में है और आरएसएस के टच में है। ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन के संगठन हैं। ये दोनों एक दूसरे से ताकत लेते हैं। ये दोनों ही संगठन, तीनों संगठन ही खत्म हो जाएंगे अगर एक दूसरे से ताकत ना लें। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते पूछ लेती हूँ कि अब ये मुद्दा आखिर कितना दूर तक जा सकता है, क्योंकि काफी बाहर विदेशों तक, UN तक पहुंच गया, कब खत्म होगा, किस तरीके से इसको खत्म करना होगा? ये फाइनली तो ये खत्म तभी होगा जब अम्बेडकरवादी, संविधानवादी लोगों की सरकार आएगी। मनुवादी तो देश के दुश्मन ही होते हैं, वो तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। अब 93% लोगों पे मनुस्मृति ऐसे तो लागू होगी नहीं। लागू तो ऐसे ही होगी जब देश बिल्कुल ही खत्म हो जाए, चाइना और पाकिस्तान मिलके देश को बिल्कुल ही एकदम तबाही के करागार पे ले आए, तभी तो मनुस्मृति लागू हो सकती है। लेकिन हम अम्बेडकरवादी जो संविधान को मानने वाले हैं, चाइना और पाकिस्तान की और आरएसएस की
इन साजिशों को नाकाम करेंगे। हम लोगों की सरकार बहुत जल्दी आएगी और फिर भारत देश का जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, हम लोग बनाएंगे। ये लोग तो लुटेरे हैं, आज से नहीं सैकड़ों साल से लूटते आए, बेईमानी करते आए, चोरी डकैती, लोगों की हकमारी हक तलफी यही लोग करते हैं। जैसे ही ये लोग सत्ता और जो सिस्टम है उससे बाहर होंगे, तुरंत हमारा देश जो है खुशहाल देश बन जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा जी। कई तमाम खुलासे जो हैं इन्होंने इस वीडियो में किए हैं कि आरएसएस के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इतना बड़ा जो मुद्दा है वो खत्म होता है और इसको खत्म करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।